everyone, this is me Pratyush and this is your amazing channel IQ Classes। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ क्लास 10 ICSE केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। क्या मॉडल पेपर? अच्छा, ये लेटेस्ट एक मॉडल पेपर है जिसको आप लोग को लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अभी तक मैंने क्या कहते हैं आप लोग के लिए स्पेसिमेन पेपर 2024 का और लास्ट बोर्ड पेपर्स मैंने आप लोग के लिए सॉल्व कर दिया है। आई होप आप लोग ने उसको लगा भी लिया होगा, नहीं लगाया तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से भी इजीली उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, ये मॉडल पेपर आप लोग को बताएगा कि आप लोग की तैयारी कितनी है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा एकदम जीरो से मान लेते हैं कि आज ही आपने क्लास 10 ICSE में एडमिशन लिया, मान लेते हैं आज ही से आपको एक बार जीरो से, मैं पूरा 100% नहीं कहूंगा क्योंकि अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 85% आप लोग को पूरा एकदम क्लियर करा दूं कि अभी तक आप लोग ने नहीं भी पढ़ा है तो यहां से सब आप लोग का हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि पूरा एक मॉडल पेपर है यार और एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा जा सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये हमारा पेपर आता है कितने मार्क्स का है? हमारा पेपर आता है 80 मार्क्स का। टाइम अलाउड होता है हमारा 2.5 आवर्स। ठीक है, अब यहां से देखते हैं सेक्शन ए। जो हमारा सेक्शन ए है ये हमारा कंपलसरी होता है। अटेम्प्ट हमको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं सेक्शन बी में, मतलब सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम सब करेंगे। सेक्शन बी में हमारे पास जितने क्वेश्चंस होंगे उसमें से सिर्फ हमको कितने करने होंगे? 4 करने होंगे। तो ये तो बहुत ईजी अभी लग रहा है। चल आगे देखते हैं। चलो आओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाक से। हमारे पास जो सेक्शन ए है उसमें अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस हैं और उसमें हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन पहले हमारा क्या है? एमसीक्यूज के फॉर्म में। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने इसके सारे एक्सप्लेनेशन दे दिए लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को और अच्छे से समझा सकूं। द एलिमेंट विच विद द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज। अब यहाँ पे हमें 3 से 4 हमें क्या कहते हैं ऑप्शन दे रखे हुए। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है आयनाइजेशन पोटेंशियल जिसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। एक बात बताओ, आयनाइजेशन पोटेंशियल देखो एकदम सिंपल सा मतलब है, जैसे ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है, उसके आउटर मोस्ट शेल में एक शेल है और उसके आउटर मोस्ट शेल में एक और शेल। ठीक है, वो आउटर शेल है, ये इनर शेल है और बीच में न्यूक्लियस है। अच्छा, अगर यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है और मुझे इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है तो मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। मुझे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए फ्रॉम आइसोलेटेड एटम में से मुझे कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल, इतना बोलते हैं। ठीक है, अब तो किसकी ज्यादा होगी एक बात बताओ। यहां पे बाकी सबको छोड़ देते हैं, कल के लिए सिर्फ हीलियम को देखते हैं। हीलियम हमारा क्या है? ये हमारी नोबल गैस एलिमेंट है। अगर नोबल गैस एलिमेंट है तो क्या वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगी? इसीलिए तो उनको हम लोग नोबल गैस यानी ग्रुप 18 बोलते हैं। ये कौन से ग्रुप की होती है? ग्रुप 18 होती है। अगर ग्रुप 18 की होती है तो इसका ग्रुप कौन सा होता है? जीरो ग्रुप होता है। जीरो ग्रुप का मतलब है कि इसके ऊपर एक भी वैलेंसी नहीं है। वैलेंसी नहीं है तो लूज और गेन नहीं कर रहा है। लूज और गेन तभी करते हैं ना जब स्टेबल होता है। तो हीलियम का ऑक्टेट सबसे ज्यादा कंप्लीट होने की वजह से अब वो स्टेबल है, वो एक जगह बैठा हुआ है, तो वो क्यों अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना चाहेगा? इसीलिए हीलियम जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और चलो इसका आंसर देख लेते हैं जल्दी से। हीलियम हैज अ कंप्लीट एंड स्टेबल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल या फिर डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं क्योंकि हीलियम क्या होता है? He2 होता है। ठीक है, with 2 electrons this stable electronic configuration means a significant amount of energy is needed to overcome the strong electrostatic force of attraction between the nucleus and these 2 electrons resulting the highest ionization potential या ionization energy बोलते हैं। क्लियर? चलो आओ नेक्स्ट आगे देखते हैं। The inert electrode used in acidified water। अच्छा, एक कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड जो यूज्ड एसिडिफाइड वाटर, मतलब जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक कंटेनर है और उसमें 2 रॉड्स लगी। अच्छा, पहली रॉड होती है बच्चों एनोड की, दूसरी रॉड होती है बच्चों कैथोड की। एनोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, कैथोड के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब इसमें वाटर है, वाटर H2O। वाटर अपने आप को ब्रेक कैसे करता है? देखो आखिरी में पहली बार बता रहे हैं H+ और OH- में ये अपने आप को ब्रेक करता है। यहां तक समझ आया? तो एक बार बताओ, H+, यहाँ पे H+ है और यहाँ पे OH- है, तो ये बताओ H+ कहां जाएगा? नेगेटिव वाली प्लेट के पास। OH- कहां जाएगा? पॉजिटिव वाली प्लेट पर। तो ये कौन वर्क कर रहा है? ये हमारा कर रहा है इनर्ट इलेक्ट्रोड, जो कि हमारी निकेल, कॉपर और सिल्वर ये हमारी एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होती है बच्चों। तो हमारी कौन सी हुई? प्लैटिनम हमारी क्या हो गई? इनर्ट इलेक्ट्रोड हो गई। तो ये रहा हमारा प्लैटिनम, एन इनर्ट इलेक्ट्रोड
डज नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। जो मैं रिएक्शन कर रहा था ना H2O के साथ, एक जा रहा था एनोड पे, एक जा रहा था कैथोड पे, तो इसमें प्लैटिनम उसका कोई भी रोल नहीं रहता है, सिर्फ एक इनर्ट इलेक्ट्रोड रहती है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इट सिंपली एक्ट एज अ कंडक्टर फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड द एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट ध्यान देते हैं, यहाँ पे बात करते हैं प्लैटिनम का यहाँ पे क्या रोल है। प्लैटिनम इज अ हाईली कोरोजन रेजिस्टेंस एंड केमिकली इनर्ट मेटल। इट डज नॉट readily react with the electrolyte or participate in the reaction। अच्छे से समझ आया सभी को। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जल्दी से मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ कंपाउंड विद द लो बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास एक कंटेनर है और मैंने इसमें कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स डाल दिए और मैंने इनको किया नीचे से हीट। अब अगर नीचे से हीट कर रहे हैं, अब ये सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है ये डिसॉल्व हो ही नहीं रहे, ये एक जगह एकदम ऐसे बैठे हुए, कह रहे भाई हम तो नहीं डिसॉल्व होंगे। तो अगर डिसॉल्व नहीं हो रहे तो मतलब मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है, यानी इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मुझे इंक्रीज करना पड़ रहा है, तो इस वजह से वो हो रहा है। अच्छा, जो अच्छे से डिसॉल्व हो गए यानी उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही कम होगा और वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं। अब बात करते हैं, देखो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो हमारे क्या कहते हैं इजिली, मतलब वो ब्रेक नहीं होते, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन जिनके बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है वो हमारे क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, तो वो इजिली क्या कहते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। जैसे यहाँ पे ध्यान देते हैं, सोडियम क्लोराइड Na+Cl-, तो ये हमारे क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। कैल्शियम क्लोराइड, ये भी हमारा मेटल नॉन मेटल, कैसे फॉर्मूला क्या होता है, Ca2+ कैल्शियम की वैलेंसी, Cl- क्लोरीन की वैलेंसी, CaCl2 बन जाएगा। ठीक है, अब आगे ध्यान देते हैं, पोटेशियम क्लोराइड KCl, फिर हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, क्योंकि उसकी बॉन्ड भी 4 बनाएगा। फिर क्लोरीन कितने चाहिए, 4, तो ये मेटल और वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ये हमारा कौन सा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। द वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स इन CCl4 compared to the strong forces in ionic compounds contribute to its significantly lower boiling point। सभी को अच्छे समझ आए। चलो आओ आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। The acid which can produce carbon from cane sugar। अच्छा यहाँ पे एक बात का थोड़ा सा मोटी बात पकड़ते हैं, ये हम लोग को ऑर्गेनिक में बहुत फायदेमंद करेगी और उसमें स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में भी बहुत ज्यादा है। कैसे, जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है ये यूज्ड होता है वाटर को रिमूव कराने के लिए, यानी कोई एक कंपाउंड है उसमें से वाटर को रिमूव कराने के लिए। लेकिन अगर मैं इसकी जगह लेता हूं डाइल्यूट H2SO4 तो ये क्या इसका रोल है, ये करता है वाटर को ऐड कराने के लिए। आई होप इतनी आपको बात अच्छे से क्लियर हुई होगी। चलो अब प्रोसीड करते हैं। द एसिड विच कैन प्रोड्यूस कार्बन फ्रॉम केन शुगर। अच्छा यहाँ पे बताओ, केन शुगर हमारे पास क्या होती है, जैसे हमारे पास होती है C6H12O6, ये हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज। केन शुगर हमारा होता है फ्रक्टोज बच्चों, C6H11O5, ये होता है हमारा फ्रक्टोज। अच्छा इसमें से हमें क्या कहते हैं, रिमूव कराना है वाटर। इसमें से अगर हमने कार्बन निकाल दिया तो बचेगा क्या मेरे पास, वाटर। तो ये बस वही चीज कह रहा है, वाटर का रिमूवल कौन कराएगा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब आगे ध्यान देते हैं यहाँ पे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्योंकि वाटर को रिमूव करा रहा है। व्हेन हीटेड विद केन शुगर इट रिमूव वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द शुगर मॉलिक्यूल्स लीविंग बिहाइंड अ ब्लैक रेसिड्यू, जो कि हमारा कार्बन है, ये एक ब्लैक रेसिड्यू के फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस शुगर चारकोल। चलो, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग अ ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा हैविंग अ ट्रिपल बॉन्ड यानी इस तरह है, ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, इसका सफिक्स क्या होता है, आइन। डबल बॉन्ड होता है तो इसका सफिक्स क्या होता है, इन। और अगर मेरे पास सिंगल बॉन्ड है तो इसका सफिक्स क्या होगा, इन। ठीक है, अब आओ आगे ध्यान देते हैं कैसे होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारे पास C3H4 दे रखा है, फिलहाल है तो ये, लेकिन कैसे है, क्योंकि ये 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन हो गए। हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, लेकिन मेरे पास H कितने हैं, 4।
तो पहले कॉर्नर वाले एटम को अगर मैं फुलफिल कर लूं, कैसे, 1 2 3 H लगा के, क्योंकि अब कार्बन की देखो 4 वैलेंसी है कि नहीं, 1 2 3 4, हाँ इस कार्बन की 4 वैलेंसी, अब इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी होनी चाहिए, इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी होनी चाहिए। अब 1 H बचा, मैं 1 H को यहां पे लगा देता हूं। देखो अब दोनों की कार्बन के पास क्या है, 2 2 वैलेंसी है, लेकिन 2 वैलेंसी मिसिंग है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूं, तो यहाँ पे ध्यान दो, इस कार्बन के पास देखो 4 वैलेंसी हो गई, इस कार्बन के पास देखो 4 वैलेंसी हो गई, और इस कार्बन के पास देखो 4 वैलेंसी हो गई। तो सबके पास 4 वैलेंसी हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड स्टेबल हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं ऑर्गेनिक में सबसे पहले ये ध्यान देना कि कार्बन की ऑल वैलेंसी फुलफिल्ड है कि नहीं है। तो हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब इसका अच्छा बच्चों नेम क्या हो जाएगा, जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है वहीं से नेमिंग करेंगे। तो 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप, 1 पे है डबल ट्रिपल बॉन्ड यानी आइन, तो प्रोप 1 आइन। अब आगे ध्यान देते हैं जल्दी से, ये देखो जैसे इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, ये चीज यहाँ पे होगा। चलो अब आगे ध्यान देते हैं जल्दी से। द हाइड्रोकार्बन फॉर्म्ड व्हेन सोडियम प्रोपेनोएट, हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उनको बच्चों हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन जो पहला फॉर्मूला होता है वो होता है CH4, जो आप लोगों ने गैस सुनी होगी, मीथेन गैस, हाँ हाँ बस 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 वही गैस है। फॉर्म व्हेन सोडियम प्रोपेनोएट, देखो हम लोग ने प्रोपेन बनाया था, बस खाली वहां से एक H निकाल के हम लोग लगा देंगे सोडियम विद सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है बच्चों, NaOH प्लस CaO, ये होता है सोडा लाइम, आर हीटेड टुगेदर। अब क्या बनेगा, और ध्यान देते हैं जल्दी से। ये रहा हमारे पास सोडियम प्रोपेनोएट, क्योंकि COOH बच्चों होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी में से अगर मैं इसकी ब्रेकिंग कैसे होती, O-H+, जैसे वाटर की ब्रेकिंग कर रहे थे, तो COO- और Na+ आ जाएगा। ये क्या है, सोडियम। अब प्रोपेनोएट, तो 3 कार्बन चाहिए, प्रोप है ना, तो ये रहा CH3, ये रहा CH2 और ये रहा COO- Na+, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी रखनी है, तो या तो डबल बॉन्ड से या तो हाइड्रोजन से। डबल बॉन्ड नहीं है तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करेंगे। तो ये हो गया सोडियम प्रोपेनोएट प्लस NaOH। ये देखो ये है हमारा सोडा लाइम, और CaO को बोलते हैं क्विक लाइम। ये है हमारा सोडा लाइम, और CaO को बच्चों क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आए। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां पे ध्यान देना, यहां पे Na2CO3 निकल जाता है। कैसे, ये रहा Na2 और ये रहा COO3, तो सोडियम कार्बोनेट यहां से निकल जाता है, और ये H एज इट इज यहां पे आके जुड़ जाता है इस तरह। मैं इसको हटा देता हूं, ये H यहां पे इस तरह इसके पास आके ऐड हो जाता है, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना। तो CH3 CH2 कार्बन की 3 वैलेंसी, एक और H आ गया CH3 यानी हो गया इथेन। 2 कार्बन के लिए H, सिंगल बॉन्ड एन, इथेन, और Na2CO3 निकल जाता है। सभी को अच्छा समझ आए, चलो आगे ध्यान देते हैं। अब बात कर रहा है वेपर डेंसिटी के ऊपर। देखो वेपर डेंसिटी सबसे ज्यादा इजी है, क्योंकि वेपर डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ मतलब डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास जैसे ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 2 ऑक्सीजन कितने हो गए 32, यही तो है इसका मॉलिक्यूलर मास। और क्या है यार, ये केमिस्ट्री है, ये बहुत अच्छी चीज है। आप इससे आप बाहर ढूंढने जाते हैं क्या, वही सब, लेकिन यहाँ पे प्यार करिए, बहुत अच्छा लगेगा। चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं आप कैसे। वेपर डेंसिटी हमको दी हुई है, नहीं दी हुई है, हमसे वेपर डेंसिटी तो पूछ रहा है। मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है क्या, कितना दे रखा हुआ है, CH3COOH। अच्छा ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग है, CH3COOH है, यहाँ पे CH3OH नहीं है। रुकिए एक सेकेंड, CH3, हाँ CH3OH है, यहाँ पे ये एक O एक्स्ट्रा आ गया है, तो ये क्वेश्चन में मिसिंग है, ये गलत है। यहाँ पे है सिर्फ और सिर्फ CH3OH, ये चीज नहीं है, ये गलत है। तो CH3OH है, कार्बन का एक 12, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1, लेकिन 3 है तो इंटू 3 प्लस, लेकिन हाइड्रोजन 4 भी तो मैं इसको डायरेक्ट 4 कर लेता हूं। ये देखो ऑक्सीजन यानी यहाँ पे 1 है तो 16, तो यहाँ पे हो गया 4 16 20, और 20 प्लस 12 हो गया मेरे पास 32, और 32 डिवाइड बाय अगर मैं 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, यानी मेरे पास आंसर कितना आ रहा है 16, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब आगे देख लेते हैं आंसर इसका।
आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज कर करके भी क्या कहते हैं आराम से स्क्रीनशॉट लेके भी आप लोग क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, शायद और ज्यादा इंप्रूवमेंट आए। चलो आगे ध्यान देते हैं। इसमें कह रहा है द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इतना, ऑक्सीजन हीलियम आर अप्रोक्सीमेटली, ये रहा हमारा सल्फर का, ये रहा ऑक्सीजन का और ये रहा हीलियम का, ठीक है। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नंबर ऑफ एटम्स इन 32 ग्राम ऑफ सल्फर, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 ग्राम ऑफ हीलियम। इसमें कह रहा है इनके वेट के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। और ध्यान देते हैं P हमारा दे रखा हुआ है बच्चों 16 ग्राम कंटेन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ हीलियम एटम, ठीक है। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन द हाफ नंबर ऑफ एटम 32 ग्राम। अच्छा, P दे रखा हुआ है, Q दे रखा बोथ ओनली P ओनली Q, बोथ P एंड Q, नाइदर P नॉर Q। मतलब कहने का है या तो P या तो Q या तो PQ या तो P भी नहीं और Q भी नहीं। अब आगे ध्यान देते हैं। अच्छा यहां पे ध्यान देते हैं, हमारा ऑप्शन है ओनली P, लेकिन कैसे? 16 ग्राम ऑफ O2 इज नीडेड 1 मोल ऑफ O2, 16 ग्राम ऑफ O2 नीडेड 1 मोल ऑफ O2, सही है। तो 16/16 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 1, लेकिन यहां पे ध्यान दो 1 मोल ऑफ हीलियम कंटेन 4 ग्राम, सिंस 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल हैव 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एटम एज द 4 ग्राम ऑफ हीलियम। अब इसको मैं थोड़ा सा लैंग्वेज को आप लोग के लिए इजी करता हूं, मैं मानता हूं थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई। यहां पे ध्यान देते हैं, अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है, उसके लिए अगर मेरे पास 1 मोल यूज हो रहा है और अगर मेरे पास 4 ग्राम अगर हीलियम है तो उसके लिए भी 1 मोल ही यूज होगा। भाई नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। यहां तक क्लियर? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो हमको साफ साफ दिख रहा है इसका मास जो है वो इसके 4 टाइम्स है, मतलब इसका मास जो है इसके 4 टाइम्स है, 4 4 जा 16, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन contain 4 times the number of atom as 4 ग्राम of helium। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब आगे ध्यान देते जल्दी से। अब कह रहा है नाइट्रिक एसिड इज नॉट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ HCl, बिकॉज देखो नाइट्रिक एसिड HCl गैस के लिए यूज नहीं होती, इसकी जगह कौन सी यूज होती है? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों? क्योंकि वहां पे वो एज अ नॉन वोलेटाइल नेचर है। जो हम अब एक और टर्म यहाँ पे आया, ध्यान रखना, जो हमारी सल्फ्यूरिक एसिड होती है ये हमारी नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल का बच्चों मतलब क्या होता है? इवेपोरेट, समझते हो? इवेपोरेट मतलब उड़ जाना। तो वैसे ही ये भी नॉन वोलेटाइल मतलब क्या कहते हैं? ये नहीं उड़ेगी, एक जगह बैठी रहेगी, ये इवेपोरेशन वाली गैस नहीं है। जबकि नाइट्रिक एसिड क्या है? ये अगर कंटेनर ओपन है तो ये इवेपोरेट हो जाएगी इस तरह। तो इसीलिए हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? इट इज नॉन वोलेटाइल नहीं, इट इज वोलेटाइल एंड वेपोराइज विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? सी। सभी को अच्छे से समझाए? चलो आगे ध्यान देते हैं। यहां पे कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट विच एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड हैज एल्यूमिना, क्रायोलाइट, फ्लोरस्पार। अच्छा देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ये हमारा एक प्रोसेस है बच्चों। क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ये हमारा एक प्रोसेस है, जिसको किसने दिया था? वो जो हमारे पास दिया था। देखो ध्यान से सुनना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया। बेयर्स प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है? बेयर्स प्रोसेस। और इसके बाद इसको किसने प्रोसीड किया था? हॉल हेरोल्ड प्रोसेस ने। किसने प्रोसीड किया था? हॉल हेरोल्ड प्रोसेस ने प्रोसीड किया था। अच्छा लेकिन ये है क्या? ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। मतलब मेरे पास एल्यूमिनियम का एक ओर है Al2O3, उसमें से हम लोग एल्यूमिनियम को उसका क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए मुझे एल्यूमिना की जरूरत पड़ती है, क्रायोलाइट की जरूरत पड़ती है और फ्लोरस्पार की जरूरत पड़ती है। अभी आगे बात करेंगे। अब इसका रेशियो मैं आपको बता देता हूं, इसका रेशियो होता है 1:3:1। अब इसके रेशियो में आपको जो नंबर मिले उस नंबर में आप लोग रख लीजिएगा। कैसे? यहां पे ध्यान देते हैं, उसका नंबर देखते हैं। यहाँ पे 1:3 नहीं, ये तो 1:2 ये भी नहीं हो रहा, ये भी 7 आगे ऑड नंबर, ये भी, तो ये मतलब ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो हमारे पास 1:3:1। तो इस रेशियो में ही हमने लिया था, तो ये रेशियो हमको मिल गया। तो ध्यान रखना 20, 60 और 20 ये परसेंटेज हमारे यूज होंगे। 1:3:1 से बहुत ईजी याद हो जाता है यार, ये एक ट्रिक के फॉर्म में, तो इसको भी ध्यान रखना। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे ध्यान देते हैं। The catalyst used during catalytic oxidation of sulfur dioxide। ऐसा कौन सा कैटालिटिक, मतलब ऐसा कौन सा कैटलिस्ट बच्चों हम लोग यूज कर रहे हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन में हेल्प करता है? देखो सल्फर डाइऑक्साइड है,
इससे हमें बनाना है सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो हम एक ऑक्सीजन को ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट लेते हैं V2O5, टेम्परेचर लेते हैं 400 से 450 डिग्री सेल्सियस। आप लोग इतना टेम्परेचर भी याद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का क्या होता है, किसका प्रोडक्शन होता है, SO3 गैस का। रिएक्शन बैलेंस नहीं, वो आप लोग कर सकते हैं, मैं आई होप इतना मैं समझ सकता हूँ। तो हम लोग ने कौन सा कैटलिस्ट यूज किया, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये हमारा स्टडी ऑफ कंपाउंड, स्टडी ऑफ कंपाउंड के डी में जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है ना बच्चों, H2SO4, उसमें जो कांटेक्ट प्रोसेस है, मैंने आपको पूरा वे बता दिया है कहां से कहां तक जाना है, जो कांटेक्ट प्रोसेस है उसमें दिया हुआ है, तो आप लोग वहां पे ध्यान दीजिएगा जरूर। चलो आगे मूव करते हैं फटाक से। तो ये देखो V2O5 है, ये हमारे इस तरह रिएक्शन दी हुई है, आप लोग इस रिएक्शन को अच्छे से नोट कर लिया। चलो आगे बात करते हैं। अमोनिया हैज मेनी लोन पेयर्स। और स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है, NH3। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। तो 1 2, ये रहा हाइड्रोजन का, ये रहा हाइड्रोजन के, क्योंकि एक बॉन्ड में कितने लोन पेयर्स होते हैं, 2 लोन पेयर्स होते हैं। तो ये रहा हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन के पास कितने होने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल, लेकिन है कितने, 1 2 3 4 5 6, अरे 2 की कमी है, तो 2 आ जाते हैं लोन पेयर के फॉर्म में, इस तरह 2 आ जाते हैं किस फॉर्म में, इस तरह लोन पेयर्स के फॉर्म में आ जाते हैं। समझ आए, तो ये है इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। इसको नॉर्मली बनाए तो कैसे बनाएंगे, इस तरह हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये रहते हैं 2 लोन पेयर के फॉर्म। अच्छे समझ आए। चलो आगे ध्यान देते हैं, कितने लोन पेयर है मेरे पास, ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 इज करेक्ट। तो इस तरह आप लोग यहाँ पे ध्यान दे सकते, अच्छा लग रहा है ना। चलो आगे ध्यान देते हैं। चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे कह रहा है कंपाउंड P इज हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। मतलब कह रहा है मेरे पास NaOH है, उस अगर मैं कोई इसमें से अगर कौन से कंपाउंड लूं जिससे मुझे P कंपाउंड सा रिएक्ट करे और मुझे यहाँ पे ब्लू कलर दे। अच्छी बात बताओ, ब्लू कलर कौन देगा, यानी जो बेसिक इन नेचर होगा, क्योंकि रेड वाला एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक है ना, और बेसिक यानी ब्लू कलर होगा, ठीक है। तो ब्लू कलर कौन देगा। अभी एक बात मैं आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूं, जो हमारी अमोनिया गैस होती है बच्चों, ये हमारी बेसिक इन नेचर होती है। ये हमारी कौन सी नेचर होती है, बेसिक इन नेचर होती है। तो यहाँ पे अ कंपाउंड P इज हीटेड। अब अमोनिया हम लोग को कहां से मिलेगा, अमोनियम सल्फेट में से, क्योंकि कहीं और से मिलेगा अमोनिया नहीं मिलेगा, क्योंकि NH4 नहीं है। तो कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, NaOH प्लस अमोनियम सल्फेट ना, तो NH4 का होल ट्वाइस SO4, कैसे फॉर्मूला बना। और यहाँ पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा, ये रहा अमोनियम NH4 प्लस, ये रहा सल्फेट SO4 2 माइनस, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2 इस होल पे आ जाएगा इस तरह, ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे सोडियम सल्फेट बनेगा, प्लस माइनस मिलेंगे, क्योंकि प्लस को क्या पसंद है, माइनस आपको क्या पसंद है। अच्छा चलो वहां पे नहीं जाते हैं, तो Na2SO4, बहुत से बच्चे वहां चले होंगे, वापस आ जाए प्लीज, ठीक है। अब यहां से क्या बनेगा, यहां से बच्चों अमोनिया गैस रिलीज होती है। देखो NH4 में से हमेशा ध्यान रखना, NH4 जब भी मिले आप लोग को कोशिश करना कि हमेशा NH3 निकाल दो। तो NH3 निकाल दिया, बचेगा क्या यहाँ पे H और बचेगा यहाँ पे OH, तो H और OH मिलके यानी H2O बना देंगे। अब ये कौन सी गैस है, अमोनिया, बेसिक इन नेचर, ब्लू कलर फॉर्मेशन, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो थोड़ा सा आप लोग को आइडिया इतना लगाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने पेपर 100% नहीं लिया था, क्योंकि जो जीरो से एकदम चल रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है, मैं मान सकता हूं। चलो अब आगे ध्यान देते हैं, देखो इस तरह, ठीक है। चलो आगे करते हैं। एन एलिमेंट बिलोंग टू द थर्ड पीरियड, यानी उसके पास 3 शेल्स होंगे। अब तीसरा कुछ भी हो सकता है। 16th ग्रुप, यानी 16th ग्रुप का मेंबर है, यानी उसके आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, हम लोग को मिल गया। इट विल हैव द 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर सी। चलो अब आगे ध्यान देते हैं। फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, देखो बच्चों, C डबल बॉन्ड OH, या फिर इसको लिख लो CHO, दोनों बात एक ही है, दोनों ही हमारे कहलाते हैं एल्डिहाइड। क्या कहलाते हैं, एल्डिहाइड। जैसे मान लेते हैं मैंने लिख दिया C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो एक कार्बन, दो कार्बन के लिए एथ बच्चों, सिंगल बॉन्ड आता है एन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के लिए 1 पे आ जाएगा अल, क्योंकि इसका सफिक्स क्या होता है, अल होता है, ठीक है। और आगे ध्यान देते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड हमारा CHO, ऑप्शन नंबर डी इज C इज करेक्ट। आगे ध्यान देते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 3 से लास्ट तक जो होगा, मतलब सेक्शन बी में, वहां से हम लोग को सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। चलो आगे ध्यान देते हैं।
The following table represent the element and the atomic number. Reference answer the following using the alphabet. चलो टेबल देख लेते हैं पहले हम लोग को। यहाँ पे हम लोग को जो टेबल दे रखी हुई, यहाँ पे कह रहा है एलिमेंट P एटॉमिक नंबर के हिसाब से बनाना है। इसमें कह रहा है विच एलिमेंट कंबाइन विद हाइड्रोजन फॉर्म अ बेसिक गैस। बाय हाइड्रोजन कौन कंबाइन करेगा? नाइट्रोजन। बेसिक गैस बनाएगा कि नहीं? अभी हम लोग ने ब्लू कलर देखा था कि नहीं, ये था इसका स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का क्या होता है बच्चों? 7। कैसे लिखते हैं? 2,5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें देखो 7 कौन है? इसमें है 7 हमारे पास Q, यानी Q इसके साथ कंबाइन करेगा। और आगे ध्यान देते हैं, यानी Q चला गया। नेम एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0, नोबल गैसेस 0 ग्रुप। अभी हम लोग ने हीलियम को देखा था, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? और उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 13 तो हमारा एल्यूमिनियम होता है, और 10 हमारा क्या होता है बच्चों? 10 हमारा होता है नियॉन। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी हो जाएगी? नियॉन की हो जाएगी। तो बहुत इजी था यार। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? नियॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3+, क्लोरीन की वैलेंसी 1-, तो यहाँ पे हो जाएगा AlCl3। बहुत इजी था। चलो अब आगे ध्यान देते हैं। अब कह रहा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें डायग्राम बनाना है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम की वैलेंसी 2+, ऑक्साइड की वैलेंसी 2-, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो CaO बन जाएगा। क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2, वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O। और इसके स्ट्रक्चर जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखो, इसका क्या था? Q10 और 13। यहाँ पे क्या था? ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर, क्योंकि कैल्शियम वैलेंसी 2-, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, लेकिन है कितने? 1 2 3 4 5 6 8 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन अपने ये शेयर कर देता है इस तरह। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो बन गया यहाँ पे इस तरह। आप लोग इसको वापस से ही बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ पे ध्यान देते हैं। क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6, और ये रहा 7। 1 2 3 4 5 6, और ये रहा 7। लेकिन क्लोरीन हमारा क्या है? नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के बीच में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब इस तरह शेयरिंग होगी, आधा तुम्हारा आधा मेरा। तो इसीलिए क्या कहते हैं, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल ये रहा एक ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन H2O। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6, 1 2 3 4 5 6, तो एक इस तरह ये लोग भी शेयर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड कौन सा बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इजी। चलो अब आगे ध्यान देते हैं। यहाँ पे अब क्या कह रहा है हमसे? ये कर लिया हम लोग ने। अब हमसे कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट वर्ड, ठीक है, विच रिफर A to E टू द मैच डिस्क्रिप्शन 1 to 4। मतलब A to E हमको ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से हमको जो 1 2 3 4 पॉइंट दे रखे इसमें फिल करना है। 5 में से 4 ही फिल करने हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। बच्चों अगर आप लोग ने इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ा सा भी चैप्टर देखा होगा, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट जो सबसे अच्छा गुड इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो इलेक्ट्रोलिसिस सबसे अच्छी शो करता है। गुड इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इलेक्ट्रोलिसिस को बहुत अच्छी शो करता है, यानी वो आयंस में बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है, जैसे Na+Cl-, ठीक है। जैसे हमारा क्या कहते हैं CaCl2, ये सब मेटल नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड वाले अच्छी जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। तो कौन हो गया यहाँ पे? एन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे हो गया एन इलेक्ट्रोलाइट हो गया। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ ताकि आप लोग को और भी ज्यादा क्लियरिटी है। इस तरह और यहाँ पे इस तरह। हाँ, तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बच्चों बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड, भाई रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड रिड्यूस हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। क्या हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा होगा। और अगर इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड। जिसपे रिडक्शन होता है वो हमारी कौन सी इलेक्ट्रोड है? वो हमारी है कैथोड की इलेक्ट्रोड है। समझ आया? चलो अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। पॉजिटिव एंड इस तरह 2 इलेक्ट्रोड पॉजिटिव एंड यानी एनोड वाली, अभी हम लोग ने ऊपर देखा था, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एनोड हो जाएगा। समझ आया सभी को? चलो अब आगे ध्यान देते हैं। अब इसमें कह रहा है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलो उसका पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं ताकि आप लोग उसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके नोट भी कर पाओ। ये देखो, इलेक्ट्रोलाइट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और एनोड हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन क्या कह रहा है, कार्बन पाउडर को रिएक्ट करा रहा है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3, ठीक है। एक्सिस अमोनिया ट्रीट करा रहा है क्लोरीन के साथ, यानी अमोनिया है लेकिन किस फॉर्म में है, एक्सिस में है, प्लस क्लोरीन के साथ। जब भी क्लोरीन बोलेगा तो Cl2, क्लोराइड बोलेगा तो Cl-। फिर कह रहा है लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट है, किसके साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम NH4+ और हाइड्रोक्साइड OH-, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ ब्रोमो इथेन। इथेन क्या होगा बच्चों, C2H6, ब्रोमो है यानी एक H हट जाएगा, C2H5 हो जाएगा और Br हो जाएगा, ठीक है। अब सबकी रिएक्शन देख लेते हैं जल्दी से। यहां पे कह रहा है, ये देखो कार्बन, यहां पे है नाइट्रिक एसिड, यहां पे नाइट्रिक एसिड कैसा कह रहा था, यहां पे नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड कह रहा था, कौन सा कह रहा था, यहां पे नाइट्रिक एसिड कह रहा है बच्चों कंसंट्रेटेड। अच्छा वहां पे एक्वस हो गया, चलो आओ एक्वस और कंसंट्रेटेड दोनों देख लेते हैं, इसमें क्या इशू है, आओ जल्दी से हम लोग दोनों देख लेते हैं ताकि हम लोग को दोनों पता चल जाएगा कि दोनों कैसे रिएक्शन करता है। अगर एक्वस है बच्चों तो CO2, NO2 और H2O। अब ये सर हम कैसे पता लगाएंगे, CO2, NO2 और H2O ही बनेगा। और यहां पे ध्यान देते हैं, जैसे मान लो यहां पे कार्बन, अच्छा खुद ही सोच के बता रहा हूं, खुद ही सोची, NO3 में से हमेशा ध्यान रखना NO2 गैस निकलती, हमेशा NO2 गैस निकलती। बचा हुआ एक ऑक्सीजन, कार्बन भी तो बचा हुआ है, तो मिलके क्या बनाएंगे, CO2 बन गया ना। अब एक बात बताओ, यहां से हाइड्रोजन बचा हुआ है, ठीक है, 4 मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के यानी 12, तो उसमें से कुछ ऑक्सीजन भी बचे होंगे, तो H और O मिलके वाटर। देखो C और O मिलके हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, NO3 में से हमेशा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती हमेशा, और H और O मिलके हमेशा वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता ही होता है। तो इतनी चिंता बिल्कुल खत्म कर दो यार अपनी। चलो अब आगे ध्यान देते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, सभी को अच्छे समझ आए। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। जो कंसंट्रेटेड वाली जो रिएक्शन है वो मैंने अभी नीचे करी भी है, उसको भी हम लोग देखेंगे ना सामने आंखों के, तो और भी ज्यादा मजा आएगा। अब यहां से NH3 गैस कह रहा है, NH3 गैस अगर क्लोरीन के साथ, लेकिन ये हमारी एक्सिस में है, अगर ये एक्सिस में है तब क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड रिलीज होता है और HCl गैस रिलीज होती है, यानी H और Cl मिलके क्या बन गया, HCl बन गया, बाकी N और Cl मिलके क्या बनेगा, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनेगा। अब आगे ध्यान देते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है कि लेड ब्रोमाइड है, सॉरी लेड नाइट्रेट है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अब फिर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी प्लस माइनस मिलेंगे, तो यहां से ये रहा लेड हाइड्रोक्साइड बन गया, यहां से अमोनियम नाइट्रेट बन गया, बहुत इजी था यार, तो वो सबका फॉर्मेशन हो गया। अब आगे ध्यान देते हैं, अब कह रहा था हम लोग से, अगर आप लोग ने ऊपर थोड़ा सा भी क्वेश्चन पे ध्यान दिया होगा, फिर हमसे क्या कह रहा था, कह रहा था कि मेरे पास इथेन ब्रोमाइड है, इथेन ब्रोमाइड यानी C2H6 इथेन ब्रोमाइड यानी Br, कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए, इसीलिए मुझे यहाँ पे ये 5 लेना पड़ता है। कैसे, एक कार्बन, 2 कार्बन और ये रहा ब्रोमाइड, एक कार्बन पे 4 वैलेंसी, एक कार्बन पे 4 वैलेंसी, तो ये देखो चारों वैलेंसी हैं, तो और ये देखो 4 वैलेंसी हैं और ये रहा ब्रोमाइड, ठीक है। अब हमको बनाना है इससे इथेन, तो बच्चों हम लोग क्या कराते हैं, हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन का यूज करते हैं, एक हाइड्रोजन इस ब्रोमीन को उड़ा ले जाता है और एक हाइड्रोजन यहां पे आके लग जाता है, तो एक हाइड्रोजन इस HBr के फॉर्म में बाहर हो जाता है और बचा हुआ एक हाइड्रोजन यहां पे आ जाता है, इस तरह बचा हुआ एक हाइड्रोजन कहां आ जाएगा, इस तरह यहां पे आ जाएगा, तो ये C2H6 यानी CH3 और CH3 का फॉर्मेशन कर देता है और HBr क्या हो जाता है, निकल जाता है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। चलो अब आगे अब ध्यान देते हैं दूसरी रिएक्शन पे। मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि आप लोग को एक भी रिएक्शन रटनी ना पड़े, क्योंकि जीरो से एकदम चल रहे हैं, तो कोशिश करूंगा कि आप लोग को एक भी रिएक्शन रटनी ना पड़े। अब आखिरी में हमसे कह रहा था कि एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा था। यहाँ पे आखिरी में हमसे कह रहा था कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेन, चलो यहीं पे कर लेते हैं इसको, कंबशन ऑफ इथेन। इथेन क्या होता है बच्चों, अभी हम लोग ने देखा था CH3-CH3, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं C2H6, इसका हम लोग कंबशन कर रहे हैं यानी ऑक्सीजन। देखो मैं फिर कह रहा हूं, कार्बन और ऑक्सीजन जब भी मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी मिलेंगे वाटर, इनका फॉर्मेशन होना ही होना है, इसके अलावा हमें और कुछ देखना ही नहीं देखना है। चलो आओ आगे ध्यान देते हैं यहाँ पे,
कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में ड्रॉ करना है, चलो ये भी ड्रॉ कर लेते हैं। 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन, पेंटेन 1 2 3 4 5, 2,2 पे डाइमिथाइल है, पेंट की चेन है, मैंने बना दिया 2,2 पे डाइमिथाइल, यानी 2 पे डाइमिथाइल है, तो मैंने इस तरह 2,2 डाइमिथाइल बना दिया। ये रहा एक कार्बन, ये रहा हर कार्बन पे 4 वैलेंसी, एक वैलेंसी है 3H, एक वैलेंसी है 3H, दो वैलेंसी है 2H, दो वैलेंसी है 2H, और इस कार्बन की चारों वैलेंसी, इस कार्बन पे एक वैलेंसी तो 3H, इस कार्बन पे एक वैलेंसी तो 3H। ठीक है, अब बात करना है मीथेन ऑल, मेथ एक कार्बन, ऑल यानी अल्कोहल, एक कार्बन पे एक वैलेंसी है तो 3H, तो 3H मैंने लगा दिया। आइसोप्रोपेन, प्रोप 3 कार्बन, ठीक है, आइसो का मतलब ये होता है बच्चों जो बीच वाला जो कार्बन होता है उससे लग के एक और कार्बन होता है। ठीक है, अब आइसो का मतलब समझ गए ना, ठीक है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, एक कार्बन 3 वैलेंसी, एक कार्बन 3 वैलेंसी, एक कार्बन 3 वैलेंसी, इस कार्बन पे 3 वैलेंसी है तो एक हाइड्रोजन ऐसे लग जाएगा बस। अब आगे ध्यान देते हैं जल्दी से। अब हमें ऊपर क्या था, ऊपर उसने हमें आयुपैक्ट नेम दे रखा था और उसकी हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे। अब की बार उसने हमें आयुपैक्ट नेम खुद से दे रखा हुआ है, हम लोग स्ट्रक्चर उसका ड्रॉ करेंगे कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं। एसिटल्डिहाइड, देखो बच्चों एसिटल्डिहाइड हमारा 2 कार्बन का होता है, एक कार्बन 2 कार्बन, एल्डिहाइड यानी CHO ग्रुप, ये रहा H और इस कार्बन पे एक वैलेंसी तो 3H। ठीक है, एसिटल्डिहाइड हमेशा 2 कार्बन का होता है, ये बात ध्यान रखना। एसिटाइलिन फिर 2 कार्बन का होगा तो 2 कार्बन हो गया। टाइलिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आता है तो ट्रिपल बॉन्ड इस तरह और इस तरह। ये सब बच्चों कॉमन नेमिंग है, कॉमन नेमिंग, ये आयुपैक नेम नहीं है, ये कॉमन नेमिंग है। हम लोग इनका आयुपैक नेम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये रहा एक कार्बन, ये रहा 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड है एन, 1 पे है अल तो इथेन अल, और ये क्या है मेरे पास इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड है ना तो इथाइन, 2 कार्बन है तो एथ, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। सभी को अच्छे समझ आए, चलो आगे यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो ये रहा इस तरह, ये रहा इसका पहला स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा जैसे हम लोग ने देखा था, और ये रहा CHO और ये रहा इथाइन हमारा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बात करेंगे बच्चों यहाँ पे सेक्शन बी की। अब हम लोग जो सेक्शन बी करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें हम लोग को करना होगा अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस करने, ठीक है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग को एग्जाम में 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, या तो नहीं ना, या तो हम लोग हर एक क्वेश्चन समझ ही सकते हैं तो हम लोग हर एक क्वेश्चन समझेंगे। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं ताकि आप लोग भी थोड़ा सा फोकस्ड होकर इसको देख पाओ। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी के साथ, बाय बाय।